Welcome dear students, myself Suraj Kumar Maurya. This is the second lecture on nutrition in animal. This is the second lecture on nutrition in animal. In first lecture, we have to discuss about what is nutrition. What is nutrition? And then types of nutrition, and then nutritional requirement, and then what is food and what is carbohydrate, and types of carbohydrate. These are the topics which we have to discuss in lecture 1. Now this is the lecture 2 of nutrition in animal, in which we will start about the protein. इधर अपन क्या बात करेंगे? प्रोटीन के बारे में, है ना. अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें, इधर फर्स्ट लेक्चर में हमने न्यूट्रिएंट्स की भी बात की थी, और न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो हमने न्यूट्रिएंट्स का एक लिस्ट देखा था. फर्स्ट न्यूट्रिएंट हमारा है कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया. सेकेंड वन इज द प्रोटीन. थर्ड वन इज द फैट और लिपिड. फोर्थ वन इज द vitamins. Then next one is the minerals, and last one is the water. These are the nutrient. ओके, ये सभी न्यूट्रिएंट हैं जो हम आपकी बॉडी को प्रॉपर फंक्शन के लिए जरूरी हैं, है ना. इनमें से हमने कार्बोहाइड्रेट को समझ लिया, देख लिया क्या इनका फंक्शन है ना. अब आज हम सेकेंड न्यूट्रिएंट की बात करेंगे, प्रोटीन की. ओके, चलो भाई देखो, प्रोटीन के लिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? प्रोटीन फॉर्म्स हार्मोन्स, एंजाइम्स एंड एंटीबॉडीज. दिस इज द रोल ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी. फर्स्ट वन इज द हार्मोन्स. हार्मोन्स आर द रेगुलेटरी सब्सटेंसेस दैट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, है ना. बहुत सारे हार्मोन्स हैं हम आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं, ठीक है. तो ये प्रोटीनियस नेचर के हो सकते हैं, मींस प्रोटीन से बने होते हैं. कुछ बहुत कई हार्मोन्स हैं. एंजाइम्स, सेकेंड वन इज द एंजाइम. प्रोटीन से ही बना होता है क्या? एंजाइम. एक स्टेटमेंट लिखा जाता है एंजाइम के लिए, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. जितनी भी एंजाइम्स हैं लिविंग सिस्टम में, वो सभी की सभी प्रोटीन होती हैं, है ना. लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारी प्रोटीन्स एंजाइम हो, सारी प्रोटीन्स एंजाइम हो, ये कंपलसरी नहीं है. हाँ, कुछ प्रोटीन एज अ एंजाइम काम करती हैं. एंजाइम क्या है? एंजाइम्स आर द बायोकैटालिस्ट. जैसे अपन कैटालिस्ट के बारे में सुना होगा. Catalyst means the substances which can change the rate of reaction without itself any change. खुद में कोई चेंजेस नहीं होंगे और ये रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकते हैं. इनको हम कैटलिस्ट बोलते हैं. नॉर्मल प्रैक्टिकल हमारे अपने जो केमिस्ट्री में की लैंग्वेज में हम बात करें तो, है ना, जो हमारे केमिकल रिएक्शन है. ऐसे ही कैटलिस्ट का काम जो सब्सटेंसेस हमारे
बायोलॉजिकल सिस्टम में काम कर रहे हैं, दे आर द एंजाइम्स। और एंजाइम्स के लिए एक टर्म यूज करते हैं, बायो कैटलिस्ट। दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल वर्ड या बायोलॉजिकल सिस्टम। ओके, means they can change the protein which act as an enzyme, then enzyme can change the rate of reaction in biological world। जो लिविंग सेल्स हैं, लिविंग सिस्टम है, इनमें जो बायोकेमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं, इनके रेट को ये इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं, प्रोटीन जो एंजाइम की तरह काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रोल है एंटीबॉडीज। ओके, एंटीबॉडीज का नाम हम जानते हैं, जो हम आपकी बॉडी में एंटीजेंस को मारने का काम करता है। एंटीजेंस जो हम आपकी बॉडी के पार्ट्स नहीं हैं, फॉरेन पार्टिकल्स जो बॉडी का हिस्सा नहीं होते हैं, वो एंटीजेंस कहे जाते हैं। एंड दीज एंटीजेंस आर किल्ड बाय मॉलिक्यूल एंड दैट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड एंटीबॉडी, एंड दैट एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटीन्स, है ना। कुछ एक टाइप की प्रोटीन है जो एंटीबॉडीज को बनाती है। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रोटीन का इंपॉर्टेंस पहले हमें समझ लेना चाहिए कि इनका रोल क्या है हम आपकी बॉडी में। प्रोटीन हार्मोन्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज द पार्ट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन। जो हम आपकी बॉडी के फ्लूइड हैं उनके पार्ट है, एज अ सॉल्यूट वहां पे ये प्रेजेंट है। बॉडी फ्लूइड मींस सेल्स जो है बॉडी की हैं, दीज आर द सेल्स। इनके बीच जो लिक्विड पार्ट प्रेजेंट होता है सेल का, है ना, जिसे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। इन फ्लूइड्स में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है, जैसे ये प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ना। एंड दीज आर द बॉडी फ्लूइड, एंड बॉडी फ्लूइड का पार्ट हमारा प्रोटीन होता है। जैसे हम अगर और एक बॉडी फ्लूइड है जिसे हम अपन एक्चुअली यहाँ पे लिम्फ बोलते हैं, लिम्फ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एंड सेकेंड फ्लूइड ऑफ बॉडी इज द ब्लड, एंड ब्लड इज ऑल्सो कंटेन सम प्रोटीन्स। ब्लड के पास भी कुछ प्रोटीन होती है जिसे हम बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है दैट कंटेन सम टाइप्स ऑफ प्रोटीन, दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। एंड इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन में भी इनका रोल है। इलेक्ट्रोलाइट रेगुलेशन मींस सेल के अंदर कौन से आयंस, कौन से इलेक्ट्रोलाइट एंटर करेंगे, कौन से बाहर जाएंगे सेल के, दैट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय दिस सम काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द बफरिंग इफेक्ट फॉर पीएच एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट इज द रोल ऑफ, नेक्स्ट रोल ऑफ द प्रोटीन। फर्स्ट पॉइंट ये समझना है, बफरिंग इफेक्ट फॉर पीएच। pH is the scale which determine the acidic and or basic medium of the solution, है ना। बॉडी का जो फ्लूइड है, बॉडी फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, उसका pH मेंटेन रखना, एक जैसा pH बना के रखना। जैसे हम एग्जांपल एक ले लेते हैं, आगे हमें वो डिस्कस करना है अपन को, है ना। इधर हम इस बात को मेंशन कर लेते हैं कि अगर हम स्टमक की बात करें, 1 सेकेंड, अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक का पीएच हाईली एसिडिक होता है। कैसा होता है? हाईली एसिडिक होता है। मींस अबाउट 1 to 3 पीएच स्केल है इसकी। और इस पीएच को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोटीन्स हमारी इफेक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं कि इसका स्टमक का पीएच लगभग हमेशा ऐसा होना चाहिए। ऐसे सलाइवा का पीएच, किसका? सलाइवा का पीएच, जो हमारा बकल कैविटी में एक वाटरी फ्लूइड है, इसका पीएच 6.5 to 6.8 है। दैट इज द स्लाइटली एसिडिक। इस पीएच वैल्यू को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोटीन्स लगातार पार्टिसिपेट करती हैं, है ना। तो एक इसमें चाहे हम
अब बफर यहाँ पे एक्चुअली एक वर्ड बफर जोन हम बोलते हैं। बफर जोन मीन्स जिसमें ट्रांजिशन फेज जिसे हम बोल सकते हैं, है ना। इसमें अपन कोई सलाइवा में हम कोई एसिडिक सब्सटेंस भी मिलाते हैं, अगर मीन्स कोई एसिडिक फ्लूइड हम लेते हैं तो ये पीएच में कोई चेंजेस ना हो, दैट इज रेगुलेटेड बाय सम काइंड ऑफ प्रोटीन। अब यहाँ पे हमारा ये स्टमक है, स्टमक का हाईली पीएच जो हाईली एसिडिक कंडीशन है, अगर हमने कुछ बेसिक सोल्यूशन इंजेस्ट करा है तो इस पीएच जो 1 to 3 का रेंज है इसको ना चेंज हो सके, ये इसी रेंज में रहे, दैट इज ऑल्सो डन बाय सम टाइप ऑफ प्रोटीन। इस जो नेचर का है, जो ये एक बफर जोन बनाने वाला बात है, वो कुछ प्रोटीन्स करती हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ नेक्स्ट ईयर पॉइंट, द बफरिंग इफेक्ट फॉर पीएच मीन्स पीएच को एक जैसे फेज में, एक जैसे रेंज में मेंटेन करने का काम करता है। एंड सम प्रोटीन्स आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, दे एक्ट एज अ ट्रांसपोर्टर ऑफ न्यूट्रिएंट, है ना। न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने का भी ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो रोल प्ले करती हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन इज द ऑक्सीजन कैरिंग hemoglobin. Hemoglobin actually is made up of two component. First one is the heme actually used for the iron, and second component is the globulin protein. Globulin protein actually, sorry, globin protein, that is the protein of plasma. This protein and iron makes a complex molecule that is called hemoglobin, and ये hemoglobin जो है ये RBC सेल्स, जो हमारी रेड ब्लड सेल्स हैं, इनके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है। ये अपन इस पिक्चर में अगर ध्यान से देखें तो ये जो सेल्स हैं, दीज आर द 1 RBC, सेकेंड RBC, थर्ड एंड फोर्थ, है ना। तो ये आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, आरबीसीज के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन इज रिप्रेजेंटेड बाय HB। ओके, तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के साइटोप्लाज्म में, एंड दिस हीमोग्लोबिन कैरी oxygen and carbon dioxide. This is the best example of protein that act as a transporter molecule. Okay, तो I think ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। चलिए भाई नेक्स्ट, यहाँ पे ये जो आपका नेक्स्ट पिक्चर है, दिस इज द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी। एक एंटीबॉडी का डायग्राम है। ये दो पॉलीपेप्टाइड चेन से एक्चुअली बने होते हैं, दो डायमर से 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। 2 इनके हैवी चेन होते हैं, 2 लाइट चेन होते हैं, और एक एंड होता है, दिस इज द एंटीजन बाइंडिंग साइट, है ना। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग अलग एंटीबॉडीज का अलग अलग होता है। दैट एंटीजन बाइंडिंग साइट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एंटीजन, है ना। जैसा एंटीजन होगा, जैसे यहाँ इस एंटीजन बाइंडिंग साइट की बात करें तो ये एंटीजन इससे बाइंड कर सकता है, मीन्स ये जो एंटीबॉडी है, this antibody can kill this antigen. ओके, अब इस एंटीजन के लिए दूसरा एंटीबॉडी होगा और उसके साथ एंटीजन बाइंडिंग साइट इसके हिसाब से उसका एंटीजन बाइंडिंग साइट होगा। ठीक है, तो ये हर एक एंटीजन के लिए एंटीबॉडी का एंटीजन बाइंडिंग साइट डिफरेंट होता है, इसलिए हर एंटीजन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रेजेंट होगा जो उस एंटीजन को किल कर सकता है। ठीक है, एंड दीज एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटीन दैट इज कॉल्ड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। एक्चुअली इनको हम क्या बोलेंगे? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अल्फा ग्लोब्यूलिन, गामा ग्लोब्यूलिन, वो आगे की बातें हैं, बट अपन यहाँ पे एंटीबॉडी का जो स्ट्रक्चर है दैट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल। ओके, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, oxygen. These 3 elements are also present in carbohydrates.
कार्बोहाइड्रेट्स में भी हमने यही 3 एलिमेंट्स देखे थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. एक्सेप्ट दिस one element is also present, that is the nitrogen. This is the difference between carbohydrate and protein. इधर ये नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है. एंड नाइट्रोजन एज अ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाता है, N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, है ना. एंड द थिंग दैट क्लियरली डिस्टिंग्विशेस देम फ्रॉम अदर मैक्रो मॉलिक्यूल, ये नाइट्रोजन ही हमारा और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन को इनसे डिफरेंट बनाता है. कार्बोहाइड्रेट के पास भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, बट प्रोटीन सिर्फ नाइट्रोजन के पास है ना. नाइट्रोजन के अलावा भी फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ प्रोटीन्स में. बट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एवरी प्रोटीन. ओके, तो नाइट्रोजन इनकी जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है प्रोटीन की, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन. ओके, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. द बॉडी रिक्वायर्स एमिनो एसिड्स टू प्रोड्यूस न्यू बॉडी प्रोटीन. जो हम आपकी बॉडी में न्यू प्रोटीन्स बनती हैं, न्यू प्रोटीन बनती हैं अपने अकॉर्डिंग, दैट इज डिपेंड्स ऑन द एमिनो एसिड्स. अब ये एमिनो एसिड्स क्या है? एमिनो एसिड्स आर द मॉलिक्यूल. एक्चुअली ये एक मॉलिक्यूल है जो यहाँ पे अपन इस पिक्चर पे अगर ध्यान से देखें, दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड. एक एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन, कार्बन से एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप, एंड देन एक इधर एक कार्बन का वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीटेड है, एंड देन सेकेंड थर्ड वैलेंसी इनकी जिसे COOH ग्रुप लगा होगा, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड दिस इज द एमिनो ग्रुप. NH2 ग्रुप को क्या बोलेंगे? एमिनो ग्रुप, एंड दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप. एंड एक वैलेंसी इनकी कार्बन चेन से कंप्लीटेड होती है, ये R का मतलब कार्बन चेन, है ना. अब एमिनो एसिड्स का नंबर की बात करें तो नेचर में इनका नंबर लगभग 350 से भी ज़्यादा है, मोर देन 350 है, 350 है. बट एक लिविंग सेल में, किनमें? एक लिविंग सेल में एमिनो एसिड का नंबर सिर्फ 20 होता है, 20 है ना. हर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर कुछ इसी तरह से होगा. एक एमिनो ग्रुप लगा होगा, एक कार्बोक्सिल ग्रुप लगा होगा, एक हाइड्रोजन से इनका वैलेंसी कंप्लीट होगा कार्बन का, एंड अलग अलग एमिनो एसिड का ये R जो कार्बन चेन है ये डिफरेंट होगा, है ना. ये अलग अलग कार्बन के साथ, अलग अलग एमिनो एसिड के साथ ये कार्बन चेन डिफर करेगा. 20 टाइप्स के एमिनो एसिड के साथ ये R की वैल्यू अलग होगी, है ना. किसी के साथ हो सकता है CH3 लगा हो, किसी के साथ हो सकता है CH2 CH3 लगा हो, है ना, किसी पे सिर्फ H लगा हो. वो डिपेंड करता है कि कैसा एमिनो एसिड है ना. बट एक लिविंग सेल में सिर्फ और सिर्फ कितने एमिनो एसिड है? 20 एमिनो एसिड. ओके, तो जो नई प्रोटीन बनती हैं वो किसकी मदद से बनती हैं? एमिनो एसिड्स की मदद से बनती है ना, जिसे हम बोलते हैं प्रोटीन रिटेंशन. एंड टू रिप्लेस डैमेज्ड प्रोटीन, जिसे हम मेंटेनेंस में, कहीं अगर हम आपकी बॉडी में मेंटेनेंस चल रहा है तो जो मेंटेनेंस की प्रोसेस में जो प्रोटीन एज अ वेस्ट हो गई हैं उनसे हमें उनके ब्रेकडाउन से एमिनो एसिड बना लिया जाता है. एमिनो एसिड दैट आर लॉस्ट इन यूरिन, है ना. जैसे कोई सेल की एज हो गई, है ना, जैसे RBC हमारी RBCs 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है ना. 120 डेज के बाद इनकी डेथ हो जाती है. तो ये RBCs के पास भी, RBC एक सेल है, इसमें भी कुछ प्रोटीन्स होंगे, एंड दीज प्रोटीन्स आर, जब इनकी डेथ होने के बाद ये जो RBCs के पास प्रोटीन है ना,
आरबीसीज के पास जो प्रोटीन है, इनकी डेथ के बाद, ये जब डेड हो गई तो ये प्रोटीन्स को जो आरबीसी में प्रेजेंट है इनको ब्रेक कर लिया जाएगा, किसमें? एमिनो एसिड्स में। एंड दीज एमिनो एसिड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ये एमिनो एसिड रिमूव कर दिए जाते हैं बाय द यूरिन, थ्रू द यूरिन, ठीक। और हम अपने ये जो न्यू प्रोटीन बनाने के लिए एमिनो एसिड हमें ज़रूरत होती है, दिस एमिनो एसिड इज एडेड बाय फूड। जो हम फूड ले रहे होते हैं, दे ऑल्सो कंटेन सम टाइप ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड एंड ब्रेक्स इनटू एमिनो एसिड एंड देन हम आपकी सेल्स उसको एब्जॉर्ब करती हैं एंड देन हम अपने अकॉर्डिंग नई प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अगर वो मेंटेनेंस के पार्ट में वो पार्ट जाता है, देन अगेन वो ब्रेक करके एज ए एक्सक्रीटरी मटेरियल रिमूव कर दिया जाएगा, है ना। ये नेचुरल साइक्लिक प्रोसेस लगातार चल रहा है, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एमिनो एसिड आर द बेसिक स्ट्रक्चरल बिल्डिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन। यहाँ हमने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि एमिनो एसिड जो है वो किसी भी प्रोटीन को बनाने का बेसिक यूनिट है, एक्चुअली स्ट्रक्चरल बिल्डिंग यूनिट है। मींस प्रोटीन किससे बना हुआ है? एमिनो एसिड से बना हुआ है ना। एक्चुअली हम ये क्या लिख सकते हैं? प्रोटीन्स आर द पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ओके। अब यहां एमिनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड के थ्रू। इन बॉन्ड्स का नाम भी हमें पता होना चाहिए। वन एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड बाय अनदर एमिनो एसिड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है यहाँ पे? पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट एमिनो एसिड इज अगेन ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड एंड नेक्स्ट वन इज द अगेन ज्वाइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे हमने कार्बोहाइड्रेट में देखा था, मोनोसैकेराइड्स आर ज्वाइंड बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक। तो ये बॉन्ड का नाम हमें याद रखना है, ओके। एंड प्रोटीन का बेसिक यूनिट एमिनो एसिड है, वो याद रखना है। चलो भाई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आए। दे फॉर्म शॉर्ट पॉलीमर चेन कॉल्ड पेप्टाइड्स। मीन्स जब एमिनो एसिड एक छोटा पॉलीमर चेन बनाए तो उसको हम बोलेंगे क्या? पेप्टाइड्स। जैसे इधर अपन अभी आपके सामने दिख रहा है, दिस इज नोन एज पेप्टाइड्स। अगर ये लॉन्ग हो जाए, लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड्स हो जाए, कई पॉलीपेप्टाइड्स मिलकर एक बहुत लंबी चेन बना दें, देन द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड प्रोटीन। तब हम उसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे, ठीक। एक्चुअली इस बात से हमें क्या समझ आना चाहिए? प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होगा, प्रोटीन फर्स्टली ब्रेक्स इनटू पेप्टाइड्स and then peptides breaks into amino acids, okay। अगर हम यहाँ फॉर्मेशन की बात कर दें तो जस्ट अपोजिट बोलेंगे, एमिनो एसिड्स फॉर्म्स पेप्टाइड एंड पेप्टाइड्स फॉर्म प्रोटीन, ओके। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई थिंक इतना क्लियर है। अगर कोई डाउट है तो आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में एंड देन वी विल सॉर्ट आउट दिस। एंड देन ये अगर आप ध्यान से इन लेक्चर्स को आप रेगुलर इसको एज अ सिर्फ लिसन करना, सुनना है, आप लगा दो जो अपना ईयरफोन लगा के बैठ के सुनते जाओ बस। आपका टर्म 1 एग्ज़ाम बहुत जो मिस्टेक्स इसके पहले हुई हैं, है ना, ऐसे 1 में जो अभी टर्म 2 होने वाला है, उन सारे एग्ज़ाम्स को हम आगे के और भी जो हमारी स्टडीज़ हैं उसको अपना बेस्ट कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं। बट हाँ, ध्यान से इसको पढ़ना है, ये रिवीजन के लिए है। और अपने अगर क्लास अटेंड करी हैं तो डिटेल में आप गए हैं, है ना, डिटेल हम लोगों ने बात करी है, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई हमारी किसके बारे में? प्रोटीन की, है ना। प्रोटीन को एक और टर्म यूज करते हैं प्रोटीन के लिए। प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज
बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी, जो हम आपका अपीयरेंस है बॉडी का, दैट इज ड्यू टू प्रोटीन। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। ओके, चलो भाई, नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है, दैट इज द लिपिड। इट इज ऑल्सो नोन एज फैट्स। ओके, चलो भाई, अब इनके बारे में बात करें थोड़ा सा, लिपिड एंड फैट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट, लिपिड्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एज सच एज कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट भी हमारा किससे बना था? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है। बट देयर इज अ डिफरेंस। यहां कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो अगर देखा जाता है तो नॉर्मली 1:2:1 का है ना। बेसिकली यहां पे है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो। ओके, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 के फॉर्म में देखा जाता है। किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। मीन्स 2 हाइड्रोजन पे 1 ऑक्सीजन लगा होता है मॉलिक्यूल में। जैसे एक एग्जांपल ले लें, ग्लूकोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, इसका फॉर्मूला है C6H12O6, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन का नंबर है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का नंबर देखें तो 12:6 है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे तो 2:1 है। ठीक है, तो इनका रेशियो हमेशा लगभग 2:1 का देखने को मिलता है। बट फैट एंड या लिपिड में अगर हम जब देखते हैं, फैट लिपिड इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बट यहाँ पे जो रेशियो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, वो बहुत वेरी करता है। इधर हाइड्रोजन का नंबर हम बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का नंबर एक्चुअली बहुत कम होता है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन एंड विद रिस्पेक्ट टू कार्बन। इसलिए ये इनका नेचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, वो आगे हम बताते हैं, डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो भाई, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहा है, फैट्स कंसिस्ट ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, है ना। अगर बेसिक यूनिट की बात की जाए फैट की, बेसिक यूनिट ऑफ द फैट इज द ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। दीज ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड ज्वाइंड बाई एस्टर बॉन्ड। यहां पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? एस्टर बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड, इधर लिपिड में एस्टर बॉन्ड। दीज आर द बॉन्ड्स विच present in these different types of macromolecules such as carbohydrate, protein and lipids। ठीक, ये यहाँ इसके बॉन्ड की बात हमें याद रखनी है। मीन्स अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड इज द पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ठीक है, आगे नेक्स्ट पॉइंट, फैट्स प्रोवाइड 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एनर्जी। ये फैट हमारा क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है लगभग 9 किलो कैलोरी पर ग्राम एक्चुअली, है ना। 1 ग्राम ऑफ फैट कैन प्रोड्यूस 9 किलो कैलोरी एनर्जी, दैट इज द जस्ट डबल एनर्जी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ अगर हम 1 ग्राम किसकी बात करें? कार्बोहाइड्रेट की बात करें, दिस कैन प्रोड्यूस अबाउट 4.5 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस करता है। और इसी के रिस्पेक्ट में आप यहां देख रहे हैं, फैट 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑफ फैट कैन प्रोड्यूस एनर्जी about 9 किलो कैलोरी। दिस इज द जस्ट डबल। ओके, तो ये एक पॉइंट हमें याद रखना है कि फैट जस्ट डबल एनर्जी दे सकता है कार्बोहाइड्रेट का। बट यहाँ पे ये पॉइंट तो आपको दिमाग में रखना है, उसके साथ साथ हम ये भी रखना है, बट कार्बोहाइड्रेट इज द चीफ
रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, चीफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। चीफ रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मीन्स रेस्पायरेशन में, एनर्जी प्रोडक्शन में सबसे पहले हमारा बॉडी, हमारा सेल कार्बोहाइड्रेट को यूज करता है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं है देन फैट इज यूज्ड। वो क्यों होता है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इट इज एन एनर्जी यील्डिंग न्यूट्रिएंट, मीन्स like carbohydrate, fat can also produce energy. Fat can also generate biological energy, that is the ATP, adenosine triphosphate, ठीक है। अब इनके क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या रोल है। उधर हमने लिपिड का देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का देख लिया, सॉरी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का देख लिया। अब लिपिड के फंक्शन की बात करें, है ना। इट्स फंक्शंस आर, पहला स्टोर्ड एनर्जी, हम अपने फर्दर फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी स्टोर करते हैं किस में, फैट के फॉर्म में। दैट फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, इन एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू कहाँ प्रेजेंट है, स्किन के जस्ट नीचे, स्किन के जो बॉडी की स्किन है इसके जस्ट नीचे जो टिश्यूज प्रेजेंट हैं दैट आर कॉल्ड एडिपोज टिश्यू। एंड एडिपोज टिश्यूज हैव द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दैट स्टोर्स द फैट, दैट कैन स्टोर्स द फैट मॉलिक्यूल, है ना। जो बाद में अगर हमें जरूरत पड़ती है तो दे कैन रिलीज दीज फैट्स एंड दैट फैट्स कैन प्रोड्यूस एनर्जी, ओके। नेक्स्ट इनका रोल है ऑर्गन प्रोटेक्शन। जो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हार्ट की बात करें, हार्ट के लिए एक पैडेड लेयर ये डेवलप करते हैं फैट, इनके चारों तरफ एक पैडेड सरफेस प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन के लिए, जो कोई बाहर से अगर कोई जर्क लगता है उसको ये बेयर कर सके। जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन सब के प्रोटेक्शन को इंश्योर करता है फैट, क्योंकि ये एक स्पंजी मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट इनका जो रोल है दैट इज द टेम्परेचर रेगुलेटर। इट इज फैट एक्ट एज अ इंसुलेटर, एक्चुअली insulator means the substances which can check the exchange of energy, है ना। जो एनर्जी के एक्सचेंज को चेक कर दे, रोक दे, दैट सब्सटेंसेस आर कॉल्ड इंसुलेटर। ये स्किन के नीचे प्रेजेंट है, हम आपके जस्ट स्किन के नीचे प्रेजेंट है। मान लिया ये हमारी स्किन है, अपर सरफेस, यहाँ एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट है जो फैट कंटेन किया हुआ है। जो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर जिसे हम बोलते हैं, दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस। ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज द 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ जो हमारा सराउंडिंग है ना, सराउंडिंग है, इसका टेम्परेचर हमेशा वेरी करता है। जैसे अभी विंटर सीजन है तो बाहर का टेम्परेचर अप्रॉक्स 15 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना। एक एवरेज टेम्परेचर ले लें, दैट इज ह्यूज डिफरेंस। 37 एंड 15 में काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो बॉडी टेम्परेचर हमारा एस्केप करना चाहेगा, हमेशा टेम्परेचर किधर से किधर मूव करता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। बट ये अगर टेम्परेचर लॉस करेगा तो बॉडी का टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और हम होम्योथर्मिक एनिमल हैं, तो जो इंटरनल मेटाबॉलिज्म है, जो हमारी शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजी चल रही है वो डिस्टर्ब होने लगेगी, है ना। तो एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए एनर्जी लॉस को हमें चेक करना पड़ता है ना। ऐसे एनिमल्स की एनर्जी जो मींस हीट टेम्परेचर है उनको लॉस ना करना हो, इसके लिए उनके पास एडॉप्टेशंस हैं, एंड दैट एडॉप्टेशन इज द एडिपोज टिश्यू। ये एडिपोज टिश्यू हीट लॉस को चेक करती हैं, बॉडी की टेम्परेचर को लॉस नहीं होने देता है ना। दे एक्ट एज अ इंसुलेटर। ओके, आई थिंक ये क्लियर है आपका पॉइंट। नेक्स्ट इसका फंक्शन है, इट प्रोवाइड इंसुलेशन, वही टेम्परेचर रेगुलेशन इंसुलेशन है, सच एज माइलिन दैट कवर्स द नर्व सेल्स। ये एक्चुअली
ये इंसुलेटर यहाँ टेम्परेचर रेगुलेशन में है, इंसुलेशन की तरह काम करता है। एंड ये दिस इज द डिफरेंट फंक्शन दैट एक्चुअली माइलिन सीथ प्रेजेंट होता है नर्व सेल्स के ऊपर। अगर आपने नर्व सेल्स कभी बना रखा होगा तो कुछ इस तरह से अपन ने बना रखा होता है। तो ये एक्सॉन वाले पार्ट पे ऐसा कुछ हम बनाते हैं, है ना। एक्चुअली दीज आर द एडिपोज टिश्यू विच प्रोटेक्ट द एक्सोनल मेम्ब्रेन फ्रॉम द लॉस ऑफ हीट एंड आयंस। ठीक है, वो न्यूरॉन में, नर्वस सिस्टम में इसकी हम बात करेंगे, है ना, जो माइलिन सीथ वहाँ न्यूरॉन के एक्सॉन पर प्रेजेंट होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड मेम्ब्रेन अराउंड सेल। लिपिड बाई मेम्ब्रेन, अगर आपने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा होगा 9th में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो हमारा सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना होता है। लिपिड के 2 लेयर प्रेजेंट होते हैं एंड दैट लेयर इज कॉल्ड फॉस्फोलिपिड बाई लेयर, है ना। तो सेल हमारा पूरा सेल मेम्ब्रेन से बना हुआ है एंड सेल मेम्ब्रेन के कंपोजिशन में लिपिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। नेक्स्ट पॉइंट है इमल्सीफायर्स टू कीप फैट डिस्पर्स्ड इन बॉडी, है ना। फैट हमारे इमल्सीफाइड हो जाते हैं। इमल्सिफिकेशन मीन्स फैट जो ड्रॉप्स के फॉर्म में है उनको ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ब्रेक करके एंड देन दीज ड्रॉपलेट्स वाले फैट को हम बोलते हैं इमल्सिफाइड फैट। एंड ये फैट हम आपकी बॉडी में डिस्पर्स होते हैं, पूरी बॉडी में ये मूव करते रहते हैं। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लिपिड्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। हम आपके हर सेल में है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट है इसलिए ये हर सेल का कंपोनेंट है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। सेल के फॉर्मेशन में, सेल के स्ट्रक्चर बनाने में लिपिड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज दे फॉर्म अ लिपिड बाई लेयर फाउंड इन इंडिविजुअल सेल। ये पहले ही हमने बोल दिया कि हर सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से बना होता है जो कि एक लिपिड है ना। नेक्स्ट पॉइंट, लिपिड्स प्रोवाइड अस विद एनर्जी। मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ट्राइग्लिसराइड। हमें जो एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्चुअली वो ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट होते हैं, वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, बोथ लिपिड्स एंड लिपिड डेरिवेटिव्स सर्व्स एज विटामिन्स एंड हॉर्मोन्स। कई लिपिड्स ऐसे हैं जो हमारे विटामिन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं एंड कई लिपिड्स हॉर्मोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट हैं। अभी हम अपन ने प्रोटीन में भी देखा कि कुछ हॉर्मोन्स हमारे प्रोटीन से बने होते हैं, ऐसे ही कुछ लिपिड्स हम कुछ हॉर्मोन्स को बनाते हैं। मीन्स कुछ हार्मोन का नेचर फैटी नेचर का है एंड कुछ हॉर्मोन्स का नेचर कैसा है, प्रोटीनियस नेचर का है। ठीक है, एंड लाइपोफिलिक बाइल एसिड एड्स इन लिपिड सॉल्युबिलिटी। जो हमारा बाइल जूस है उसमें हमारे लिपिड क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ लिपिड के बारे में बात हुई। ट्राइग्लिसराइड कंपाउंड है जो किससे बना हुआ है, ट्राइग्लिसराइड्स कंपोज्ड ऑफ 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं, CH2, CH, CH2, CH2OH, CHOH एंड CH2OH। दिस इज द ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। एक ग्लिसरॉल से हमारे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, है ना, एस्टर बॉन्ड के थ्रू, और जो मॉलिक्यूल बनता है उसको बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। एक ग्लिसरीन पे 3 फैटी एसिड जुड़े होते हैं और ट्राइग्लिसराइड का हमें कंपोजिशन याद रखना है, दैट इज द 3 फैटी एसिड एंड 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल फॉर्म अ ट्राइग्लिसराइड। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड इज इक्वल टू 3 फैटी एसिड प्लस 1 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 1 ग्लिसरॉल। ओके, तो ये पॉइंट अपन को याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है ना।
चलो भाई, यहाँ हमने फैटी एसिड की बात करी है ना। तो जितने भी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, एक्चुअली हमने फैट की बात करी, तो दिस इज द पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। तो एक्चुअली फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, दो टाइप्स हैं इनके। एक को बोलते हैं हम सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड वर्ड हम यूज करते हैं जब कार्बन एंड कार्बन के बीच सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, है ना। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड विद कार्बन चेन्स फुल्ली सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन, मीन्स इन कार्बन की वैलेंसी की अगर हम बात करें तो 4 वैलेंसीज होती हैं और चारों वैलेंसीज सिर्फ हाइड्रोजन से कंप्लीट हो। जैसे ये कार्बन चेन है, ठीक, तो इनकी वैलेंसी कोई और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन से कंप्लीट हो, देन दैट फैटी एसिड इज कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते हैं, तो उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, एक या एक से ज्यादा, या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, देन दैट टाइप ऑफ फैटी एसिड्स आर कॉल्ड unsaturated fatty acid. And unsaturated fatty acid is also are of two types. One is the mono unsaturated fatty acid and second one is the poly unsaturated fatty acid. Mono unsaturated fatty acid means जब कार्बन चेन में किसी दो कार्बन के बीच एक जगह पे एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, देन दैट unsaturated fatty acid is called mono unsaturated fatty acid. Fatty acid that has a carbon chain with one unsaturated double bond is called mono unsaturated fatty acid. Actually short form में इसको लिखेंगे MUFA, मुफा, है ना। ये हमारे हेल्थ के लिए नहीं अच्छे होते हैं, नॉट बेनिफिशियरी यूज होते हैं, है ना। एक्चुअली हम आपका बॉडी जो है ये सैचुरेटेड फैटी एसिड को सिंथेसाइज कर लेता है, इसलिए इनको नहीं खाने चाहिए। और जितने भी फैट, अभी आगे मैं इसको समझाता हूँ, अभी आप यहाँ पे इसको पहले समझ लो कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का मीनिंग क्या है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मीन्स जब भी दो या दो से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो कार्बन एंड कार्बन चेन के बीच, देन दैट टाइप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज कॉल्ड पॉली unsaturated fatty acid, means PUFA, पूफा। ओके, अब चलते हैं इसको आगे, इसके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज हमें होनी चाहिए। हमने दो टाइप के फैटी एसिड पढ़े, फैटी एसिड, फर्स्ट वन इज द सैचुरेटेड एंड सेकेंड वन इज द अनसैचुरेटेड। ठीक, सैचुरेटेड फैटी एसिड नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में देखने को मिलता है, सॉलिड स्टेट में होते हैं, एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड स्टेट में होते हैं। अब जितने भी आप फैट या लिपिड, जिसे हम एक्चुअली फैट या लिपिड आप वर्ड यूज करते हैं, है ना, फैट एक्चुअली लिपिड वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, है ना। ये जितने भी लिपिड हमारे नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, वो उनको हम बोलते हैं फैट, एंड जो नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑयल। लिपिड्स आर ऑफ टू टाइप्स एक्चुअली, वन इज द फैट एंड सेकेंड वन इज द ऑयल, एंड इनके फिजिकल स्टेट के बेसिस पर हम डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। एक्चुअली जब अगर हम उनका केमिकल नेचर देखते हैं तो क्या है, जो सॉलिड स्टेट में है, जैसे हमारे वेजिटेबल घी है, वेजिटेबल घी जो तमाम कंपनियां बना के बेच रही हैं, वेजिटेबल घी, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में होते हैं, देन दैट मीन्स दे आर द सैचुरेटेड फैटी एसिड। वो उनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड से वो लिपिड बना हुआ है, वो किससे बने हुए हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो कि हमें याद होना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड कैन बी सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी। यहाँ हम एक पॉइंट लिख रहे हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी। ये हम आपकी बॉडी से सिंथेसाइज किए जा सकते हैं, सो दैट दिस टाइप ऑफ लिपिड इज नॉट कंपल्सरी फॉर अस। दिस टाइप ऑफ लिपिड इज नॉट नीडेड बाय आवर बॉडी। ये एक्चुअली बॉडी में स्टोर किया जाता है। इसको क्या करते हैं हम, बेसिकली स्टोर करते हैं। ये यूज नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं ये स्टेबल होते हैं, ये रिएक्टिव नहीं होते हैं। जो रिएक्टिव नहीं है तो वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो स्टेबल, वो स्टोर कर लिया जाता है ना। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने लिपिड्स को, या हम जिसे फैट कहते हैं, इनको नहीं खाना चाहिए, इनको अपने डाइट में नहीं ऐड करना चाहिए। ये हमारे जो फूड है हमारा, उनमें ये नहीं होने चाहिए, है ना। वेजिटेबल घी नहीं यूज़ करना चाहिए एक्चुअली, है ना। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो हमने ये बोला कि जो लिपिड बने हुए हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर पर किस कंडीशन में होंगे, उनका जो स्टेट होगा लिक्विड होगा, जिसे हम ऑयल बोलते हैं। जैसे मस्टर्ड ऑयल है, सोया ऑयल है, डिफरेंट टाइप्स के ऑयल हैं मार्केट में जो हम यूज़ करते हैं अपने डेली बेसिस पर, है ना। दे आर द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हुए वो एक्चुअली लिपिड है ना। ऑयल्स इज अ टाइप ऑफ लिपिड एंड दैट इज मेड अप ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड भी हमारे दो तरह के हैं। फर्स्ट वन इज द मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मूफा, एंड सेकेंड वन इज द पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन कार्बन के बीच एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इधर क्या होगा, एक से ज़्यादा, दो, 3, 4, वो डिपेंड करता है कि कैसा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, मीन्स हमेशा एक से ज़्यादा होगा। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मोर रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव देन मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये लेस रिएक्टिव हैं अगर इन दोनों हम फैटी एसिड की बात करें, है ना। ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने ऑयल्स को हमें ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एज कंपेयर टू मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने ऑयल को। ये भी ऑयल है ना, बट इनका नेचर भी स्टोरेज वाला है, उतना नहीं है जितना सैचुरेटेड का है, बट ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए कि हम क्या यूज़ करें अपने ऑयल के फॉर्म में, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने ऑयल्स को यूज़ करें जो कि रिएक्टिव हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलेगी। ये स्टोर नहीं होते हैं, ये स्टोर्ड नहीं होते बॉडी में। अगर फैट स्टोर नहीं होगा तो हम आपके साथ एक ओबेसिटी की कंडीशन नहीं आती है, ठीक है। तो ये फैटी एसिड के बारे में थोड़ा सा हमें ये बेसिक नॉलेज याद रखना है कि हम प्रैक्टिकली इसको हमें समझना है, जो आप आगे की क्लासेस में इसको और डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा, है ना। बट एक आउटलाइन आपके सामने ये है जो इसको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपने डेली लाइफ में इसको इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो 2 न्यूट्रिएंट आज अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन, सेकेंड वन इज द, अब क्या बोलोगे, लिपिड, है ना। लिपिड 2 टाइप के, फर्स्ट वन इज द फैट एंड सेकेंड वन इज द ऑयल। ऑयल भी 2 टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट ऑयल इज द मूफा एंड सेकेंड वन इज द पूफा। अब आपके घर में कौन सा ऑयल आता है आप उसका कंपोजिशन देख के डिसाइड करिए, ठीक है। मूफा यूज कर रहे हैं या फिर पूफा आप, या फिर फैट यूज कर रहे हैं। फैट ही हमारा कोलेस्टेरॉल के फॉर्म में बॉडी में स्टोर किया जाता है, एंड कोलेस्टेरॉल इज वेरी डेंजरस फॉर आवर
स्पेसिफिक ऑर्गन दैट इज़ द हार्ट, है ना। ये हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में क्या करता है, ब्लड वेसल के डायमीटर को कम करता है और बीपी हमारा हाई होता चला जाता है, क्योंकि डायमीटर कम हो गया तो ब्लड का फ्लो बहुत कम हो पाता है, बहुत फास्ट होता है और इनकी वॉल पर बहुत हाई प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपका 2 न्यूट्रिएंट क्लियर हो गया होगा, इनका रोल कैसे बने हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस करे हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अपन बात करेंगे विटामिन्स की, ठीक, विटामिन्स एंड देन मिनरल एंड वाटर एक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो ये सारे न्यूट्रिएंट हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक चीज़ और, अपने सारे फ्रेंड्स को आप शेयर करो, उनका जिससे रिवीजन हो जाए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आपको आपके लिए कोई भी अपडेटेशन होते हैं वो आपको मिलते रहें, और कंटिन्यूअस अब मैं आपके सिलेबस को कवर करता जाऊंगा और धीरे धीरे आपके लिए कभी भी रिवीजन के तौर पर आप इसको देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करो, उनको इन्फॉर्म करो कि रिवीजन के लिए आप इसका कंप्लीट रिवीजन अपन टर्म फर्स्ट के जो भी एग्ज़ाम अपना होने वाला है उसके पहले हम कंप्लीट सिलेबस, एक ही चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस, बट ये जितने भी हमारे सिस्टम हैं, जितने भी हमारे लाइफ प्रोसेस हैं, न्यूट्रिशन है एक एज अ चैप्टर है ना, अपना ट्रांसपोर्टेशन एज अ चैप्टर है, एक्सक्रीशन एज अ चैप्टर है, तो वो कई चैप्टर्स को मिला के एक ही चैप्टर बना के रखा गया है। तो बट इन कहने के लिए एक चैप्टर है, बट हम सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं और सारी को रिवाइज करवाएंगे, बट एग्ज़ाम के पहले करना होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब एक इजी वे में कंप्लीट हम लोग कर लेंगे, है ना। शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।